18 जुलाई 2014 एंड्रयू अपना मेल बॉक्स खोलता है और वहां पर उसे आया होता है बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल, जिसे देख के एंड्रयू पूरी तरीके से शॉक्ड और हैरान हो जाता है। वेल, शॉक और हैरान इसलिए है बिकॉज एंड्रयू ने तो आज तक कभी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही थी और ये सिर्फ यूएस की ही बात नहीं, हमारे भारत में भी इसी तरह के बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसको कि माना जाता था 7th लार्जेस्ट कंपनी टू एग्जिस्ट ऑन आवर प्लैनेट, ये फोर्ब्स मैगजीन का कहना था, और इसे माना जाता था दुनिया का सबसे बड़ा बैंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा एथिकल और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बैंक, किस तरह उस बैंक ने किया सबसे बड़ा घोटाला। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज यहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1852 में एस्टैब्लिश हुई थी ये बैंक, जिसका नाम है वेल्स फार्गो। सैन फ्रांसिस्को से इसका सफर शुरू हुआ था। इनके जो इनिशियल सीईओ थे उनका सिर्फ एक ही मानना था कि हमें कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने चाहिए, अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, बिकॉज अगर अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो ही तो बैंक में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और उसी से बैंक का प्रोग्रेस होगा। लेकिन कंपटीशन की दौर में इसने अपने असूल और वैल्यूज़ को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ा कि इसने कर दिया दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्कैम। वेल दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस स्कैम की शुरुआत किस कारण से हुई थी। वेल्स फार्गो जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन था वॉल स्ट्रीट पे, जिस पे हर कोई ट्रस्ट कर रहा था, वो एक समय पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट्स, सेल्स टारगेट देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि बैंक में अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, एट द एंड वो सेल्स का ही काम कर रहा है, वो एट द एंड मार्केटिंग का ही काम कर रहा है। अब मैंने तो बैंक में काम नहीं किया, लेकिन आप में से अगर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं या उनके कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर बैंकिंग कंपनी से जुड़े हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखना क्या ये बात सच है या झूठ। तो यहां पर सीन ऐसा हो गया था कि कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स और अनरियलिस्टिक प्रेशर दिए जा रहे थे खुद के उनके एम्प्लॉयज को कि वो मजबूर हो गए थे टू डू फ्यू अनएथिकल थिंग्स। अभी अनएथिकल थिंग्स किस प्रकार के थे, अब इसको आप सोच के थोड़े हैरान हो जाएंगे। सो यहां पर बैंक के कर्मचारी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इशू करने लग गए। ये लोग जाते थे बैंक का डेटाबेस देखते थे, डेटाबेस में देखते थे कि कौन से व्यक्ति एलिजिबल है क्रेडिट कार्ड्स के लिए। आप लोगों को बहुत बार एसएमएस और मेल्स आते होंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस क्रेडिट कार्ड, यू आर एलिजिबल फॉर दिस लोन। इस तरह के जाहिर सी बात है आप लोगों को भी मेल आते होंगे। तो बैंक्स के ये कर्मचारी जाके पता करते थे कि कहां कहां पर इस प्रकार के मेल्स हैं और कौन सा डेटाबेस पे कौन सा कस्टमर एलिजिबल है। ये रहता था इनका स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में ये लोग, इनको पता था कि शायद कस्टमर तो क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, कस्टमर तो लोन नहीं लेंगे, कस्टमर तो ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे, तो ये यहाँ पर फर्जीवाड़ा शुरू करते थे। ये लोग फेक अकाउंट्स खोलने लग गए थे। फेक अकाउंट्स के खोलने के साथ साथ यहाँ पर दूसरी चीज ये करते थे कि ये फेक एड्रेस और इनफैक्ट सिग्नेचर्स भी फोर्ज करने लग गए थे। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत है, इनके एम्प्लॉयज इतने इररिस्पॉन्सिबल और अनएथिकल कैसे हो सकते थे। दोस्तों आपको बता दूं, ये बैंकिंग इंडस्ट्री सिर्फ विदेश में नहीं, हमारे देश में भी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। यहां पर जिस तरह के टारगेट्स दिए जाते हैं उस कारण से लोग मजबूर हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि वेल्स फार्गो की एक ब्रांच थी एक लोकेशन पे, एक जहां की टोटल पॉपुलेशन केवल और केवल 5000 थी। वहां पर 5 मैनेजर्स थे जिनका काम था अकाउंट्स खुलवाना। मजेदार बात थी कि उन सबको पर डे का टारगेट था 8। उनने कहा था 8 इज ग्रेट, ऐसा उनने स्लोगन बनाया था। इसलिए सभी को कहा गया था कि आपको पर डे 8 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। अब जरा थोड़ा सा मैथ्स लगाइए, 5 लोग हैं, 8 अकाउंट अगर दिन के खोलते हैं तो 40 अकाउंट्स हो जाते हैं। तो कमेंट्स में थोड़ी मैथ्स करके बताओ कि 5000 अकाउंट कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो हैरान की बात यह थी कि टारगेट्स इनके खत्म ही नहीं हो रहे थे, जबकि पॉपुलेशन उस लोकेशन की सिर्फ 5000 थी। और तभी कुछ एम्प्लॉयज को लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है।
दोस्तों बेसिकली ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं खोल रहे थे, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र खेल रहे थे जिसको आज के ज़माने में हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग। आप जब भी बैंक्स में जाते हैं या कोई भी बैंकिंग सर्विस लेते हैं तो आपको लगता है आप सिर्फ अपनी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आपके साथ जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं या जो भी आपको हेल्प करते हैं अकाउंट्स खोलने पे, उन पे और भी टारगेट्स होते हैं। किस प्रकार के? आपको इंश्योरेंस बेचने के, डीमैट अकाउंट बेचने के, आपके अलग अलग ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोलने के, लोन फैसिलिटी देने के। क्यों? बिकॉज इसी के बेसिस पे इनके प्रमोशन और इंसेंटिव डिसाइड होते हैं। वेल्स फार्गो की बात करें तो इनका स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से ये जाता था। बट पता है उसका कारण क्या था? उसका कारण था इनके बढ़ते हुए अकाउंट नंबर्स। ये हमेशा अपने ईयर ऑन ईयर दिखाते थे इनके सीईओ कि हमने इतने अकाउंट्स इस बार ओपन किए, हमने इतने अकाउंट्स ओपन किए। जाहिर सी बात है शेयर बाजार के निवेशक इसे इस प्रकार से देखते थे कि जब इतना सारे अकाउंट्स खुल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल रेवेन्यू भी बहुत सारा आएगा। पर उनको नहीं पता था कि मिलियन से भी ज्यादा इस तरह के अकाउंट फेक अकाउंट्स थे जहां कस्टमर्स को भी खुद नहीं पता था। कुछ क्षणों पर जब कस्टमर्स को पता भी चलता था कि यार ये हमारे इसमें अकाउंट कैसे खुल गया, तो उस पर जब वो कॉन्टैक्ट करते थे बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को तो रिलेशनशिप मैनेजर कह देता था भाई कुछ एरर हो गई है, सिस्टम एरर है, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। कुछ लोगों ने तो ज़बरदस्ती बेचारे वो अकाउंट बंद करने के लिए उन लोगों ने अपनी पेनल्टी भर दी, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए। फिर एक चेंज आया। चेंज तब आया जब अचानक से कुछ एम्प्लॉयज़ का कंसाइंस जागा। उनको समझ में आया कि हमको इतने अनरियलिस्टिक टारगेट दिए जा रहे हैं ये लोग, बिकॉज इनको शेयर मार्केट में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है। और आपको बता दूं द लेजेंडरी वॉरेन बफेट सर की भी ये फेवरेट कंपनी थी। इनफैक्ट जब ये स्कैम एक्सपोज हो गया उसके बाद बफेट सर ने ये कहा था कि यार बैंक्स तो सारे बैंक्स में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हमको इन सारे चक्करों में ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से उनने कुछ टिप्पणियां करी थी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस तरह से बहुत बैक टू बैक अकाउंट्स खोले जा रहे थे, क्रॉस सेलिंग करी जा रही थी जो विदाउट द परमिशन ऑफ द कस्टमर्स किया जा रहा था। और नंबर जान के आप हैरान हो जाओगे, 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स विदाउट ऑथराइजेशन दिए गए थे। कुछ कस्टमर्स का कहना था कि ये सारे झोल झपाटे के चक्कर में हमारा तो क्रेडिट स्कोर ही खराब हो गया, जिसके कारण आगे चल के जब हमको लोन्स के लिए अप्लाई करना, हमको ढंग का लोन भी नहीं मिलता है और इसके कारण हमें बड़ी परेशानी हो रही है। 2015 में तो ये लार्जेस्ट बैंक था, 35 कंट्रीज 35 कंट्रीज में इसका नाम था और इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मोर देन $2 ट्रिलियन थे। तो ये सारा माजरा फिर बाहर कैसे आता है अब मैं बताता हूँ। एम्प्लॉयज का जैसे ही कंसाइंस जगह तो उनमें से कुछ एम्प्लॉयज ने डिसाइड किया कि हमें नारेबाजी करनी पड़ेगी और हमें धरना डालना पड़ेगा। तो दोस्तों एज यूजुअल जैसे हमारे देश में होता है उसी तरह एम्प्लॉयज सारे मिले, वर्कर्स सारे मिले, बिकॉज गलतियां जो जिसके कंधों पे रख के गोलियां चलाई जाती थी वो लोअर वर्कर्स रहते थे। मतलब जो कस्टमर को मिल रहे हैं दीज वर नॉट द हाई एंड मैनेजर्स जो टॉप लेवल पे बैठे हैं या मिड लेवल पे बैठे हैं, जिसके कारण ना चाह के भी इनसे गलतियां हो रही थी। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि अभी जैसे मैं एक और चीज वेल्स फार्गो भी करती थी और बाकी कंपनीज भी ये वाली चीज करती है। फॉर एग्जाम्पल वो फीमेल मेंबर्स को फ्रंट डेस्क पे रखते हैं, स्पेशली जो दिखने में थोड़ी सुंदर होती हैं, बिकॉज उनका ये मानना है कि इसको देख के भी काफ़ी सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, जो कि एक परंपरा हमारे देश में भी काफ़ी सारे एंटरप्राइजेज में फॉलो की जाती। सो जब कुछ एम्प्लॉयज जिनका कंसाइज जागा, उनको जैसे ही पता लगा बिना कॉल्स किए गए अकाउंट खोले जा रहे हैं, कुछ अकाउंट्स हो रहे हैं विदाउट फुल डिस्क्लोजर और शेयर इसका ऊपर पे ऊपर जा रहा है, तब जाके इनने धरना लगाने की कोशिश करी। अब सिंपल सी बात है कि ये चीजें कोर्ट तक पहुंची धीरे धीरे करके और कांग्रेस तक भी पहुंची, जब इनके सीईओ पे सवाल उठाया गया कि भाई आप ये सब क्या कर रहे हो, आप सबसे बड़ी बैंक हो तो क्या अब आपको हक मिलता है, क्या हमें आपको तोड़ नहीं देना चाहिए, बिकॉज आप शायद मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। जिस पे उनके सीईओ ने कहा था कि नहीं, हम इस तरह का किसी को प्रेशर नहीं देते। जब कांग्रेस ने कहा कि भाई आपने अभी तक अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 5000 लोगों को रिमूव कर दिया अपने पे रोल से, निकाल दिया है, बिकॉज वो लोग अपना टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे थे। और आपने खुद अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था और अलग से जोश के साथ कहा था कि बॉस देखो इस तरह से हमारी कंपनी बढ़ रही है बिकॉज हम लोग इतने अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। ये तो आपने खुद नहीं कहा था।
गोल 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 घुमा के सीईओ साहब ने इसको घुमाने की बहुत कोशिश करी उधर के कांग्रेस के सामने, लेकिन अल्टीमेटली उनकी दाल नहीं गली। एज अ रिजल्ट वेल्स फार्गो को बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ी थी, लेकिन ये इतनी भी बड़ी भी थी क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज सालाना वेल्स फार्गो कमाती है करीब करीब $20 बिलियन, तो उसके सामने तो मिनिस्क्यूल अमाउंट था। जब धीरे धीरे ये सबका कंपनसेशन करने लग गए तो भी ये अमाउंट जाके $4 बिलियन तक पहुंचा, बट स्टिल ये एक तरीके से देखा जाए तो उनके एक क्वार्टर की अर्निंग थी, एक क्वार्टर की प्रॉफिट थी। मेरा सवाल अब आप लोगों से ये उठता है, कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आप लोग भी बैंक्स के कुछ गलत प्रैक्टिसेस के शिकार हुए हो क्या? अगर हुए हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, ताकि हमारे बाकी व्यूअर्स इसको देख के थोड़े सतर्क रहे। वेल्स फार्गो के लिए तो और सोने पे सुहागा हो गया था इलेक्शंस टाइम पे। ऑल्दो ये सारे कांड चल ही रहे थे, ट्रंप साहब इलेक्ट हो गए और ट्रंप साहब ने कह दिया कि भाई टैक्स डिडक्शन की बात कर दी, जो कि ऑब्वियसली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा था। रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। इनफैक्ट विदेश के जो सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो फनी एक्ट भी करते हैं, वो तो वेल्स फार्गो की हमेशा तारीफ करते थे, वो तक पलट गए जब उनको पता लगा कि कितनी बड़ी धंधली करती थी। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल सा है कि सबसे बड़ा बैंक हो, सबसे प्रॉमिसिंग बैंक भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि 15-20 साल से उन्होंने हर चीज सही करी होगी। सिर्फ एक मौका लगता है जब अचानक से चीजें अनर्थ होती है और उसके बाद अनर्थ हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको प्रयास पसंद आता है और चाहते हो इस तरह के वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली आए, तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज तरफ आके कहते हैं मोस्ट अंडररेटेड चैनल, और उसके बाद आप एक लाइक देने में भी अगर कंजूसी करेंगे तो ये चैनल उस हिसाब से आपके प्यार और आपके सपोर्ट से ही ग्रो करेगा। तो मेक श्योर कुछ भी पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।